अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। मैंने लास्ट क्लास में टॉपिक शुरू किया था, अगर एक कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मान लो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस था पंजाब में, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ था? पंजाब में। और कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस पंजाब से चेंज करके हरियाणा में लेके आना चाहती है। आपकी आवाज कट रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज सही या कट रही है? बिल्कुल। इज एम ऑडिबल बच्चों? यस सर, ऑडिबल। ओके ओके, यस सर, ऑडिबल। ठीक है। तो भाई अगर कोई कंपनी, भाई मैं ये कह रहा हूँ, पंजाब से अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करके हरियाणा में आ रही है, उसके लिए हमने प्रोसीजर पूरे का पूरा अपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था अच्छी तरीके से। भाई एक बार मैं स्टेप बता देना चाहता हूँ, क्या क्या स्टेप थे, थोड़ा सा थ्योरली आपके दिमाग में आ जाए, थोड़ा आप टॉपिक में वापस आ जाओ, क्योंकि हमने बीच में टॉपिक छोड़ा था, क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका था हमारी। लेकिन मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, जब एक कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करेगी, सबसे पहला स्टेप होता है कंपनी बोर्ड मीटिंग को बुलाने के लिए नोटिस भेजती है डायरेक्टर्स को। पढ़ा था हमने कितने दिन पहले बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाना चाहिए? 7 days। 7 दिन पहले। 7 दिन पहले बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाना चाहिए, जिसमें हम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के रिगार्डिंग जो रेजोल्यूशन है वो पास करेंगे। शेयर होल्डर की मीटिंग को बुलाने के लिए जो स्पेशल रेजोल्यूशन हमें पास करना है, उसके नोटिस की अप्रूवल लेंगे। किसी डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज करेंगे कि भाई हमें जो साइन करने हैं डॉक्यूमेंट, वो उसके लिए अथोराइजेशन देंगे। और एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को भी हम अथोराइज करेंगे, जो कहाँ एप्लीकेशन फाइल करेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने की एप्लीकेशन कहाँ फाइल होती है, किसके पास जाती है? सर आरडी में। आरडी के पास। आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर। आरडी, ठीक है ना। हर एक रीजन का अलग अलग आरडी है। नॉर्थ इंडिया का आरडी अलग है, साउथ इंडिया का आरडी अलग है, ईस्ट का अलग है, नॉर्थ का अलग है, साउथ ईस्ट का अलग है, साउथ वेस्ट का अलग है। तो इस तरह से अलग अलग टोटल 7 आरडी है इंडिया के अंदर। समझ आ गए? यस सर। हाँ जी सर। हाँ। आरडी जैसे नॉर्थ का आरडी है, तो नॉर्थ के जितने भी स्टेट है, जितने भी नॉर्थ के स्टेट के आरओसी हैं, वो सारे उस नॉर्थ आरडी के अंडर आते हैं। जैसे नॉर्थ का आरडी है, तो नॉर्थ के जितने भी स्टेट है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक बेसिकली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, ये सारे किसकी, इनके आरओसी किसके अंडर आते हैं? नॉर्थ के आरडी के अंडर आते हैं। ये समझ आ गई मेरी बात? तो एप्लीकेशन आरडी को लगती है। जी सर। फिर उसके बाद क्या होता है, जब एक बार हम नोटिस भेज देते हैं, नोटिस के बाद फिर बोर्ड मीटिंग होती है। और जिन जिन मुद्दों के लिए, 4 मुद्दे थे, जिन जिन मुद्दों के लिए हमने नोटिस भेजा है, उन सारे मुद्दों के लिए रेजोल्यूशन पास होता है। समझ आ गई? और साथ ही साथ जब आप बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करोगे, साथ ही साथ अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है मुझे बताओगे? लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है? जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। लिस्टेड है। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज पे जिसके शेयर लिस्ट होते हैं, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। आपकी कंपनी अगर लिस्टेड है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर, जिस दिन आपकी बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर आप स्टॉक एक्सचेंज को भी इंटीमेट करोगे। फिर आप नोटिस भेजोगे ईजीएम का। ईजीएम का नोटिस किसको भेजा जाता है मुझे बताओगे? कंपनी को, कंपनी के मेंबर, कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं, उनको भेजा जाता है। आप कंपनी के मेंबर्स को क्या करोगे, वो ईजीएम का नोटिस भेजोगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए। और नोटिस कितने दिन पहले भेजा जाता है? 7 डेज पहले। नोटिस को प्रॉपरली 7 डेज पहले
नहीं 21 दिन पहले, सॉरी आप मुझे गुमराह कर रहे हो, 21 दिन पहले भेजा जाता है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग का नोटिस, गुमराह मत करो यार मुझे आप लोग। ईजीएम का नोटिस, मैं कह रहा हूँ बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजा जाता है 7 दिन पहले। बोर्ड मीटिंग का नोटिस 7 डेज ऑफ, ईजीएम का नोटिस भेजा जाता है EGM का 21 days। 21 दिन पहले, ठीक है ना। और मैं भी मंशा के पीछे 21 हाँ days हाँ कर रहा हूँ, हाँ 21 दिन पहले, ठीक है ना। तो ईजीएम का नोटिस भी भेजा जाता है 21 दिन पहले। 21 दिन पहले ईजीएम भेजेंगे, ईजीएम का नोटिस भेजेंगे और उसके बाद ईजीएम होगी। ये हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था, आप प्लीज वीडियो देख लेना सिमरन, मैंने आपको भेजी भी थी, जो हमने लास्ट वीडियो में पूरा डिस्कशन किया था अच्छे से, उसको आप प्लीज देखना अच्छे से, ठीक है ना, फिर आपको समझ आ जाएगा। ईजीएम होल्ड होगी, ईजीएम होल्ड होने के बाद पूरा स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद एप्लीकेशन जाएगी आरडी को। आरडी को एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में जाती है, हमने लास्ट क्लास में बात की थी। सर MGT 14, आरडी को एप्लीकेशन कौन से फॉर्म के अंदर जाती है, जो आप MGT 14 बोल रहे हो वो स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल होता है। अच्छा आरडी को, हाँ वो फॉर्म है ना। अच्छा सर आरडी को INC 23, आरडी को एप्लीकेशन जाएगी INC 23 और INC 23 के साथ ये लंबे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो अटैच करनी है। ये मैंने लास्ट क्लास में पूरा आपसे डिस्कशन किया था, इसको आप अच्छे से देखना और पूरा अच्छे से इसको समझना। और ये डॉक्यूमेंट की डिस्कशन करने के बाद हमने क्लास को वहां पे रोक दिया था। यहाँ तक सारा समझ आ गया कि भाई यहाँ तक रिमाइंड हो गया हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, समझ आ गया। जी सर। आगे बढ़े, हाँ जी अब ध्यान से सुनना, अब सारे ध्यान से सुनना। यहाँ से हमारी आज की क्लास का मेन टॉपिक शुरू होता है। आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया, अब आपको आरडी को एप्लीकेशन लगानी है। मान लो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन किस में पास होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन कौन सी मीटिंग में पास होता है, आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास के लिए ईजीएम के अंदर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास सर EGM में होता है। हाँ ईजीएम में आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया। अब सर आपको जर्नल मीटिंग में, हाँ आपको क्या करना है, अब एप्लीकेशन लगानी है आरडी के पास। आरडी के पास एप्लीकेशन लगती है INC 23 फॉर्म में। बट लो कहता है भाई, अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ अभी पे अपन ने INC 23, हाँ तो INC 23 तो ही बोला है मैंने INC 23 ही बोला है, ध्यान से सुनना, एकदम बिल्कुल आराम से सुनो। अब क्या है, लो क्या कहता है, लो कहता है भाई एप्लीकेशन लगाने से, जब आरडी को आप एप्लीकेशन लगाओगे, एप्लीकेशन लगाने से 30 दिन पहले आप एडवर्टीजमेंट भी दोगे। 30 दिन पहले, 30 डे, 30 दिन पहले आप क्या करोगे, एडवर्टीजमेंट भी दोगे। और एडवर्टीजमेंट कौन से फॉर्म के अंदर दोगे, INC 26 फॉर्म के अंदर। किस चीज के रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट दोगे, पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना बिल्कुल। एडवर्टीजमेंट किस चीज के रिगार्डिंग होगी, और ये एडवर्टीजमेंट कितने दिन पहले दी जाती है, 30 डेज पहले, समझ रहे हो मेरी बात। 30 days। हाँ आरडी को एप्लीकेशन फाइल सर करने आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज सबकी, हेलो, सबको ऑडिबल आ रही है तो क्या। एप्लीकेशन फाइल करने से पहले देनी है एडवर्टीजमेंट। हाँ ये लिखा हुआ है ना, द कंपनी शैल नोट सर मोर देन, आती है एकदम से कट जाती है फिर आने लगती है। अभी आ रही है मेरी आवाज, यस सर। ओके जी सर अभी आ रही है। हाँ, द कंपनी शैल नोट मोर देन 30 डे, 30 दिन पहले, बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन, इनफॉर्म INC 23। INC 23 एप्लीकेशन, जब आप आरडी को एप्लीकेशन फाइल करोगे, आरडी को एप्लीकेशन फाइल करने के 30 दिन पहले आप एडवर्टाइज करोगे। और एडवर्टीजमेंट का फॉर्म कौन सा है, INC 26।
INC 26 फॉर्म के अंदर आप एडवर्टीजमेंट करोगे इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? सर लोकल लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज, जो भी आपके एरिया जो की वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है। हाँ, जो लोकल जैसे लैंग्वेज। पंजाब की लोकल लैंग्वेज, पंजाब की वर्नाकुलर लैंग्वेज पंजाबी है, तो आप पंजाबी न्यूज़पेपर के अंदर जहां पे भी आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उस एरिया के वर्नाकुलर लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी वहां सर पे सब। आपकी आवाज कट रही है। अरे यार, इसमें सबके लिए कट रही है क्या मेरी आवाज? नो हाँ जी सर, कट रही है। नेटवर्क तो पूरा क्लियर है यार। अभी मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल सही आ रही है, नहीं आ रही है, मुझे ये बताओ। हाँ जी क्लियर है अभी तो। सर कट के आ रही है, बीच बीच में अभी आ रुकती रही है। है, मैं ये कह रहा हूँ, बीच में रुक जाती है। अच्छा हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब आरडी को एप्लीकेशन फाइल होगी, आरडी को एप्लीकेशन फाइल होने के 30 दिन पहले क्या होगा, आप एप्लीकेशन आप एडवर्टाइज करोगे INC 26 फॉर्म के अंदर। क्लियर है? कौन कौन से न्यूज़पेपर में करोगे? एक तो वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में करोगे एडवर्टीजमेंट, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में करोगे। जो भी वहां पे सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर चलता है ना, जिसकी क्या है वाइडेस्ट सर्कुलेशन है, वाइडेस्ट सर्कुलेशन, जो सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर वहां चलता है, उस न्यूज़पेपर के अंदर आप बता के चलोगे कि भाई हमारी कंपनी का ऑफिस चेंज हो रहा है 30 दिन पहले। क्लियर है? जी सर। तो सर INC 23 फॉर्म फिल करने से 30 दिन पहले बताना पड़ेगा। 30 दिन पहले बताना पड़ेगा आपको। क्लियर है? ठीक है सर। और जी सर। उस एडवर्टीजमेंट की एक कॉपी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, जैसे आप न्यूज़पेपर में पब्लिक करवाओगे, उसकी एक कॉपी साथ के साथ आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे दोगे। क्लियर है? यस सर। पॉइंट नंबर ए समझ आ गया? पॉइंट नंबर ए समझ आ गया? हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ। दूसरा, भाई आप रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, आप रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा हर एक कंपनी के जो क्या है डिबेंचर होल्डर है, हर एक कंपनी के जो क्रेडिटर है, उनको क्या करोगे, नोटिस भेजोगे। हर एक कंपनी के जो क्या है रजिस्टर्ड ऑफिस डिबेंचर होल्डर है और क्रेडिटर है, उनको भी नोटिस भेजोगे। पब्लिक को बताने के लिए आप एडवर्टीजमेंट करोगे, कंपनी के डिबेंचर होल्डर को और क्रेडिटर को आप नोटिस भेजोगे रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा। और तीसरा, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा क्या करोगे, नोटिस भेजोगे विद द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार और टू द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, और किसी दूसरी रेगुलेटरी बॉडी को। हर एक जो भी क्या है, जैसे मतलब ROC को भी नोटिस भेजोगे, सेबी को भी नोटिस भेजोगे अगर आपकी कंपनी क्या है, हर एक इनकम डिपार्टमेंट को, मतलब कोई भी रेगुलेटरी बॉडी है, हर एक बॉडी को आप क्या भेजोगे, नोटिस भेजोगे। किस चीज के रिगार्डिंग? ये बताने के रिगार्डिंग कि भाई हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है। अगर आप में से किसी की कोई ऑब्जेक्शन है तो आप हमें ऑब्जेक्शन बता सकते हो। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? जी सर। क्लियर है। नो सर। There shall be attached to the application a duly authenticated copy of advertisement and notice issue under subsection 5, a copy of each objection received by the applicant and tabulated detail of the response along with the counter response from the company received either in electronic mode or in physical mode in response to the advertisement and notice issued under subsection 5। ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है पॉइंट? ये कह रहा है एप्लीकेशन जो आप आरडी को भेजोगे, उस एप्लीकेशन के साथ आप एडवर्टीजमेंट जो आपने करी, आपने जो एडवर्टीजमेंट करी उसकी कॉपी,
प्लस अगर इनमें से किसी का ऑब्जेक्शन आया है उसकी कॉपी, प्लस एक आप टेबुलर फॉर्म बनाओगे, कि इस डेट पे इस क्रेडिटर की ये ऑब्जेक्शन आई, इस ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग हमने ये रिस्पॉन्स दिया और दोबारा से क्रेडिटर ने क्या रिस्पॉन्स दिया, सारे का सारा भाई आपने उसकी ऑब्जेक्शन को कैसे दूर किया, वो पूरा का पूरा भी आप बताओगे। तो ये वाला पॉइंट समझ आ गया। और ये किसके साथ अटैच होगा, ये अटैच होगा INC 23। एप्लीकेशन कौन सी है यहाँ पे, INC 23 के साथ आप जो आपने ये ऊपर एडवर्टीजमेंट करी है उसकी कॉपी लगाओगे, जो आपने नोटिस भेजे हैं उसकी कॉपी लगाओगे, जो भी ऑब्जेक्शन रिसीव हुई है उसकी कॉपी लगाओगे, और साथ में एक टेबुलर फॉर्म बना दोगे कि भाई किस किस से कौन सी ऑब्जेक्शन रिसीव हुई, हमने उनका रिस्पॉन्स कैसे दिया, वो सारा एक आप टेबुलर फॉर्म बना के एक्सेल शीट में एक टेबुलर फॉर्म बना के अटैच करोगे। समझ आ गई? कोई डाउट? यस सर। यहां तक किसी का Okay. डाउट हो तो मुझे सर बताओ। फिर अगर INC 23 फॉर्म है वो एप्लीकेशन हमें रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी है? वो RD को जाएगी, RD एप्लीकेशन RD को जाएगी, ठीक है ना। INC 23 जो एप्लीकेशन है वो RD को जाएगी। INC 26 जो है वो फॉर्म होता है एडवर्टीजमेंट का। वो रजिस्ट्रार पे चेंज करने की एप्लीकेशन है ना, हाँ, INC 23। INC 23 रजिस्टर्ड ऑफिस स्टेट करने की चेंज है। अगर आप पंजाब से हरियाणा में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो तो RD को एप्लीकेशन लगती है, नॉर्थ इंडिया के RD को एप्लीकेशन लगेगी, ठीक है ना, समझ आ गई? हाँ, हाँ जी सर। दूसरा पॉइंट, if there no objection has been received from any person in response to the advertisement or notice under subsection 5, or otherwise the application may be put up for order without hearing, and the order either approving or rejecting the application shall be passed within 15 days। मान लो अगर आपने एडवर्टीजमेंट भी दे दी, किसी की कोई क्या नहीं आई, ऑब्जेक्शन नहीं आई, तो बिना किसी हियरिंग के RD आपकी एप्लीकेशन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और बाद में उसको एक्सेप्ट करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर अपना ऑर्डर भी सुना देगा, या तो वो उसको अप्रूव कर देगा आपकी एप्लीकेशन को, या फिर 15 दिन के अंदर उसको रिजेक्ट कर देगा। क्लियर है? समझ आ गई? कोई डाउट? सर इन केस ऑफ रिजेक्शन तो क्या होगा? हाँ, सर रिजेक्शन के केस में जैसे RD ने रिजेक्शन कर दिया एप्लीकेशन के अंदर, तो फिर क्या होगा? रिजेक्ट कर देगा कि भाई हम आपकी जितनी एप्लीकेशन, मेहनत कर रहे हैं वो तो पानी में चली जाएगी। वो तो पता है क्या, अगर आपको देखो रिजेक्ट करेगा तो आपको रीजन भी बताएगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के रीजन क्या है, ये कमियां थी, इन कमियों को पूरा करो, दोबारा से एप्लीकेशन लगाओ और दोबारा से इन कमियों को पूरा करके लाओ। क्लियर है? ठीक है सर। अगर कोई 13 पॉइंट है इसमें तो ये नहीं है कि जो अगर हमें कोई ऑब्जेक्शन मिली, कोई क्रेडिटर ने कोई ऑब्जेक्शन, किसी पर्सन ने कोई ऑब्जेक्शन ने की, फिर हाँ, उसके बाद क्या करना है? फिर एप्लीकेशन पुट फॉर फर्दर ऑर्डर, इसका मीनिंग क्या है? हाँ, अब RD ने देखा कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं क्रिएट की। हाँ, RD ने देखा कि भाई कंपनी हाँ ने जी, एडवर्टीजमेंट जो दी थी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई, RD क्या करेगा, हाँ कोई जी, दिक्कत ही नहीं है, जब कोई कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहा तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद वो चेक करेगा एप्लीकेशन को, अगर उसे सारे डॉक्यूमेंट ठीक लगते हैं तो अप्रूव कर देगा, अगर सारे डॉक्यूमेंट कोई कमी लगती है डॉक्यूमेंट में तो उसको रिजेक्ट कर देगा, 15 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर दे देगा, है ना। हियरिंग कोई करवाएगा ही नहीं, ठीक, ठीक है ना, हियरिंग नहीं होगी उसमें, सिर्फ सीधे का सीधा ऑर्डर पास ठीक है, होगा। कोई उसकी हियरिंग नहीं होगी, डायरेक्टली अप्रूव हो जाएगी, हाँ, चाहे रिजेक्ट हो वो जाएगी। डायरेक्टली हो जाएगी विदाउट एनी ठीक है, हियरिंग, ठीक है। अब आते हैं, ओके। अगर NOC रिसीव हुई है, नो ऑब्जेक्शन रिसीविंग NOC, जहां पर ऑब्जेक्शन भी मिल रही है, वो हो सकता है कि जहां पर कोई सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्शन, रिसीविंग ऑब्जेक्शन लिखो, यहाँ पे ऑब्जेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव हो रही है, वेयर ऑब्जेक्शन हैज बीन रिसीव, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल होल्ड अ हियरिंग और हियरिंग हैज रिक्वायर्ड एंड डायरेक्ट द कंपनी टू फाइल एफिडेविट टू रिकॉर्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस रीच एट द, कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है कंक्लूजन, यहां पे लिख लो कंक्लूजन, कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है कंक्लूजन। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी फिर, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब RD से है, RD, जहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज हो रहा है उसका मतलब RD है, RD। तो RD क्या करेगा,
एक हियरिंग होल्ड करेगा और उसके बाद क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, कंपनी को बोलेगा कि भाई आप क्या करो, आप एक एफिडेविट फाइल करो और ये बताओ कि भाई आप किस नतीजे पर पहुंचे हो, आपने क्या कंक्लूजन निकाला है, आपने क्या कंक्लूजन निकाला है। आप ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए, आपने क्रेडिटर की अगर ऑब्जेक्शन कोई है उनको दूर करने के लिए आपने क्या कंक्लूजन निकाला है, ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम भी कोई ऑर्डर पास कर सके। समझ आ गई। और यस सर। जैसे ही कंपनी जी एफिडेविट सर। फाइल कर देगी, एफिडेविट फाइल करने के 60 दिन के अंदर अंदर सॉरी वो एप्लीकेशन जैसे ही आप एग्जीक्यूट कर दोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका ऑर्डर पास कर देगी, जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करोगे उसके 60 दिन के अंदर अंदर। अगर कोई हियरिंग होती है विदाउट हियरिंग तो आपका ऑर्डर आरडी कितने दिनों के अंदर दे देगा, विदाउट हियरिंग कितने दिनों के अंदर दे देगा, हमने ऊपर पढ़ा था अभी, विदाउट हियरिंग 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर। वेरी गुड। और अगर आपकी हियरिंग होती है तो फिर कितने दिनों के अंदर आपका ऑर्डर आएगा, क्योंकि हियरिंग होती है टाइम लगता है ना, तो वो आपका ऑर्डर आएगा 60 दिनों के अंदर, 60 डेज के अंदर। टाइम क्लियर। लगेगा। हाँ, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल होल्ड हियरिंग और हियरिंग ठीक है एज सर। रिक्वायर्ड एंड डायरेक्ट द कंपनी फाइल एफिडेविट टू रिकॉर्ड द कंक्लूजन रीच एट द हियरिंग। भाई फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंपनी को बोलेगी कि भाई एफिडेविट फाइल करो और रिकॉर्ड करेगी कंक्लूजन कि भाई हियरिंग पे क्या कंक्लूजन निकला है। एफिडेविट किस लिए फाइल करेगी, किस चीज के रिगार्डिंग, वो कंपनी को बोलेगी कि भाई जो ऑब्जेक्शन आई थी आपने उन ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए क्या क्या वो स्टेप लिए हैं। समझ आ गई। क्लियर है। वेयर नो कंक्लूजन, हाँ जी। अगर हियरिंग पे कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, where no conclusion is reached at hearing at the company hearing, the company shall file affidavit specifying the manner in which objection is to be resolved within a definite time frame, duly reserving the original jurisdiction to the objector for pursuing its legal remedy even after the registered office is shifted, upon execution of which the central government shall pass order confirming rejecting the alteration within 60 days of filing the application। देखो दो केस होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में निकलवाता हूं। रिसीविंग ऑब्जेक्शन, रिसीविंग ऑब्जेक्शन, इसको डायग्रामिक फॉर्म में लिख लो। रिसीविंग ऑब्जेक्शन पहला केस, इफ 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 हियरिंग रीच्ड एट कंक्लूजन एंड इफ हियरिंग not reached at conclusion, अगर हियरिंग कंक्लूजन पे पहुंचती है, अगर कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती, अगर कंक्लूजन पे पहुंचती है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट द कंपनी टू फाइल एफिडेविट, एफिडेविट भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को डायरेक्ट करेगी टू फाइल द एफिडेविट टू रिकॉर्ड द कंक्लूजन रीच एट द हियरिंग। जो कंक्लूजन निकला है उस कंक्लूजन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेगी, कंपनी को डायरेक्ट किया जाएगा, कंपनी को बोला जाएगा कि भाई आप एफिडेविट फाइल करो, है ना। और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द सेम, अपॉन एग्जीक्यूटिंग, जैसे ही एफिडेविट एग्जीक्यूट हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर देगी। अपॉन एग्जीक्यूटिंग, जैसे ही एफिडेविट साइन हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी, अपॉन एग्जीक्यूटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी, पास द order for shifting the registered office within 16 days of filing application, within 60 days। पहला केस समझ आ गया।
पहला केस समझ आ गया? जी सर। कोई डाउट पहले केस में? भाई तो जहां पर देखो, अब मैं कंपनी का बंदा हूं, है ना, आप सारे क्रेडिटर हो, आपने मुझे क्या किया, आपने ऑब्जेक्शन दिया और हियरिंग के लिए हम आरडी पे चले गए। हमने आपस में बात करके कंक्लूजन निकाल लिया। अब कंक्लूजन निकाल के आरडी मुझे बोल देगा कि भाई आपको मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप एक एफिडेविट फाइल करो और साइन करके मुझे दो एफिडेविट को, सो दैट कि मैं ऑर्डर पास कर दूं। फिर आरडी ऑर्डर पास कर देगा 60 दिन के अंदर अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहां पे हियरिंग भी हुई, कंपनी के बीच में और क्रेडिटर के बीच में लड़ाई होगी, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकला, समझ आ गई? जहां पे कोई कंक्लूजन ही नहीं निकला, तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे कंपनी शैल फाइल एन एफिडेविट। इस केस में भी कंपनी फाइल करेगी एफिडेविट, इस केस में भी कंपनी क्या करेगी, एफिडेविट फाइल करेगी। और एफिडेविट जब फाइल होगा, उस एफिडेविट में क्या बताएगी, उस एफिडेविट में स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच objection resolved by the company, in which objection to be resolved by the company। भाई कंपनी एक एफिडेविट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसमें ये बताएगी कि चलो ठीक है, हमारी हियरिंग में ये कंक्लूजन नहीं निकला कुछ, बट मैं क्या करता हूं, मैं एफिडेविट में आपको एश्योरेंस देता हूं कि भाई इतने टाइम पीरियड के अंदर जो भी आपके ऑब्जेक्शन है हम रिजोल्व कर देंगे। समझ आ गई? क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद क्या सर होगा? एक चीज पूछनी थी, हाँ, ऑब्जेक्शन के अंदर भी एफिडेविट लग रहा है और नो ऑब्जेक्शन में भी एफिडेविट लग रहा है। ऑब्जेक्शन का एफिडेविट क्या है? ऑब्जेक्शन के एफिडेविट में जैसे क्या है, हियरिंग हो रही है, पहला केस इस चीज का है, पहला केस है कि भाई आपने, पहले केस में क्या होता है कि जैसे हियरिंग हुई, हियरिंग तो दोनों केस में हो रही है, लेकिन एक में कंक्लूजन निकल रहा है और एक में कंक्लूजन नहीं निकल रहा, समझ रहे हो ना? अब एक में जब कंक्लूजन निकल रहा है, तो वहां पे भी तो एफिडेविट सेंटर गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई जो आपने कंक्लूजन निकाला है, इस कंक्लूजन के रिगार्डिंग जो आप लोगों के बीच में कंक्लूजन हुआ है, कंपनी से एफिडेविट मांगेगी कि भाई हाँ, जो भी आपने कहा, जो भी आपने कंक्लूजन निकाला, उसमें मैं सहमत हूँ, उसका भी एफिडेविट दिया जाएगा, ताकि आप बाद में मुकरो ना। ठीक है सर। ठीक है ना? मान लो दो लोगों का झगड़ा हो रहा था, ठीक है। हाँ, लड़ाई हुई पड़ी थी, हियरिंग कोर्ट में केस चला पड़ा, एक बंदे ने बोल दिया कि भाई जी ठीक सर। है, मैं इसको पैसे दे दूंगा दूसरे बंदे को, दोनों के बीच में कंक्लूजन निकल गया, चलो ठीक है। लेकिन कोर्ट ने बोला भाई एफिडेविट दे, लिख के दे, इसको वेरीफाई करके दे, हाँ मैं ये जो कह रहा हूँ, मैं अपनी सारी सोच समझ सब चीजों से कह रहा हूँ, मैं अपनी बुद्धि से कह रहा हूँ, सब सोच समझ के कह रहा हूँ, है ना, मैं होशो हवास में कह रहा हूँ, वो होता है एफिडेविट, जो आप किसी चीज को वेरीफाई करते हो। कहते हैं ना, मैं अपने होशो हवास में ये कह रहा हूँ ठीक है कि सर। ये चीज होगी, इस चीज का भी हाँ, एफिडेविट दिया समझ जाएगा। गई। और दूसरा, ठीक। अगर हियरिंग में कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला, उसके बाद कंपनी बाद में एक एफिडेविट इस चीज का देगी कि भाई मैं अपने पूरे उसमें अच्छे से ये वेरीफाई करती हूँ कि मैं आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो भी इन लोगों का ऑब्जेक्शन है, इसको रिजोल्व करूंगी। और वो एफिडेविट भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है। को क्या कर देती हैं, फाइल कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गए? ठीक है सर। और जी सर। जैसे ही आप वो एफिडेविट फाइल कर देते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर देगी, या तो अप्रूव कर देगी या फिर रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन को विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। समझ आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे का तो मुझे बताओ, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आप लोग मजे करो, मस्ती मारो, एंजॉय करो अपनी अपनी नो लाइफ। सर। आया है समझ? सर नहीं है डाउट। जी चलो सर। आगे बढ़ सकते हैं हम।
सर जैसे इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सर, जैसे फोर्थ वाला भी अपन कर रहे हैं कि कंपनी अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करती है वन स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, तो हाँ, ये किस टाइप से क्वेश्चन फंसेगा? सिचुएशन बना के दे सकता है, पूरा एक सिचुएशन बना के दे सकता है। मंशा तो सर भोपाल, उसके लिए सुनो, डॉक्यूमेंट अब मैं वगैरह सिचुएशन वेबसाइट बनाऊं, से? सिचुएशन बनाऊं आपके लिए क्वेश्चन की। जी सर। मंशा भोपाल जी के सर अंदर, बताइए। मैं बता रहा हूं ना आपको सिचुएशन। मंशा भोपाल के अंदर अपना कॉस्मेटिक का बिजनेस कर रही थी, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मंशा ने अपना बिजनेस कहाँ कहाँ शिफ्ट करने का सोचा। मान लो आपने सूरत के अंदर शिफ्ट करने का सोचा, फिर आप सूरत के अंदर बिजनेस शिफ्ट करना चाहते हो। मंशा को किन किन फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा, क्या क्या मंशा को करना पड़ेगा, आप पूरा, वो केस स्टडी आएगी, पूरा आपको इस सिचुएशन की तरह आएगी। फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई भोपाल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, सूरत कहाँ पे है, गुजरात में है। ये तो केस एक स्टेट से दूसरे स्टेट का हो गया जी ना। सर। फिर आपको बताना पड़ेगा फॉर्मेलिटी जी सर। पूरी, आपको पूरा रेफर करके बताना पड़ेगा जो भी एज पर सेक्शन 12-13 के प्रोविजंस हैं, अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, आपको पूरा बताना पड़ेगा स्टेप 1 से लेके लास्ट स्टेप तक। क्लियर है? जी सर। तो सर इसके ना टोटल 18 स्टेप्स है, तो वो हम्म पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, बीच में डॉक्यूमेंटेशन चाहे भी आपका बतानी पड़ेगी। चाहे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन हो, बट आपको अगर 6 नंबर के क्वेश्चन में भी ये पूछ लिया ना बेटा, आपको पूरा बताना पड़ेगा। जी सर। क्लियर है? हाँ, क्योंकि अगर बीच में से छोड़ देंगे तो वो कार्ड ही देंगे, गलत हो जाएगा। तो पूरा प्रोसीजर वे में बताना पड़ेगा। रिसीविंग ऑब्जेक्शन का समझ आ गया? अभी मुझे एक बात बताओ, अभी मैं टिकता हूँ यहाँ पे, एक बार मैं सबसे कंफर्म करता हूँ। सौरभ जी सर। समझ आ गया? यस सर। मंशा समझ आ गया? जी सर आ गया। सिमरन? एंड किरण? किरण अंडरस्टैंडिंग हुई थोड़ी? यस सर। यस ठीक सर। है, ओके। हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन चीज होनी थी, जो कंफ्यूजन थी, वो सारी ऊपर चली गई है, जो आपने समझ लिया है। अब आता है सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन देखने के बाद ऑर्डर पास कर देगी। ऑर्डर किस तरह से पास करेगी? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, द ऑर्डर पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड जहां भी आ रहा है इसका मतलब आरडी से है, आरडी। The order passed by the central government confirming the alteration may be on such term and condition if any has he think fit and may include any such order has to post has he think fit। यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर वेरीफाइंग द एप्लीकेशन, यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज लिखो कि आफ्टर वेरीफाइंग द ऑर्डर, verifying the application, sorry, after verifying the application and confirming the same, confirming the same, the central government, the central government may pass or reject the order for the shifting of registered office from one state to another state। क्लियर है? सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से आपका ऑर्डर पास कर देगी। क्लियर है? जी सर। कोई डाउट? भाई जब आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में पास द ऑर्डर के बाद आपको लाइन बनानी है, अपनी तरफ से भी बना सकते हो कि भाई वंस द एप्लीकेशन इज, वंस द